ये साल 1937 की बात है। उस समय जर्मनी में हिटलर का शासन था। आग का गोला बना एयरशिप जब जमीन पर गिरा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। 30 सेकंड से भी कम वक्त में 36 लोग जिंदा जल गए थे। हिंडनबर्ग में स्मोकिंग करने वालों के लिए एक लाउंज था। यह कितना शॉकिंग है कि 7 मिलियन क्यूबिक फीट हाइड्रोजन गैस से भरे होने के बावजूद हिंडनबर्ग में स्मोकिंग लाउंज की सुविधा उपलब्ध थी। एयरशिप की फैब्रिक स्किन को एल्यूमिनियम पाउडर वाले पेंट से ढका गया था, जिससे यह चांदी जैसा दिखाई देता था, जिसके पंखों पर नाजी चिन्ह अंकित था। नाजी शक्ति का ऐसा प्रतीक था कि इसे लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रही थी। नमस्कार, मैं आपको जिंदगी और मौत के बीच हिंडनबर्ग एयरशिप में फंसे लोगों की ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का नाम भी हिंडनबर्ग एयरशिप से आया है। इस एयरशिप को आसमान का टाइटैनिक तक कहा जाता है। तेज तूफान में फंसने के बाद यह आसमान में आग का गोला बन गया था। इस हादसे में एयरशिप में बैठे 35 लोग और जमीन पर खड़ा एक क्रू मेंबर मारे गए थे। दरअसल अडानी ग्रुप में यह तबाही लाने वाले हिंडनबर्ग के नाम से ही तबाही जुड़ी हुई है। इस नाम का इतिहास हिटलर के दौर से है। दरअसल हिंडनबर्ग एक एयरशिप था। 6 मई 1937 की वो शाम इतिहास के पन्नों में एक भयानक त्रासदी के रूप में दर्ज हो गई, जब जर्मनी की विशाल एयरशिप LZ-129 हिंडनबर्ग न्यू जर्सी के लेखोस नेवल एयर स्टेशन पर उतरते समय आग का गोला बन गई। ये एक ऐसा हादसा था जिसने ज़ेपेलिन युग का अंत कर दिया और एविएशन हिस्ट्री में एक कभी न भूलने वाला दाग छोड़ दिया। दोस्तों, हिंडनबर्ग का निर्माण 1930 के दशक में जर्मनी के ज़ेपेलिन कंपनी द्वारा किया गया था। ये एक यूनिक और भव्य एयरशिप थी, जो उस समय का सबसे बड़ा और सबसे लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला जहाज था। हिंडनबर्ग की लंबाई 804 फीट यानी 245 मीटर थी, जो आज के बोइंग 747 जंबो जेट से भी लगभग 3 गुना अधिक थी। यह अपने समय की सबसे एडवांस्ड और लग्जूरियस सुख सुविधाओं से भरी हुई एयरशिप थी। हिंडनबर्ग का निर्माण जर्मनी के फ्रेडरिक्सहाफेन में स्थित ज़ेपेलिन कंपनी के मुख्यालय में हुआ था। इसे 1936 में पहली बार उड़ाया गया था और इसके बाद से ही ये एयरशिप यात्रियों और माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल की जाने लगी थी। इसके डिजाइन में 16 हाइड्रोजन से भरे गए सेल्स का उपयोग किया गया था, जो इसे हवा में उठाने का काम करते थे। हाइड्रोजन को इसके हल्के वजन और अधिक लिफ्टिंग क्षमता के कारण चुना गया था, लेकिन ये अत्यधिक ज्वलनशील था, जो अंततः इसके विनाश का कारण बना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंडनबर्ग में स्मोकिंग करने वालों के लिए एक लाउंज था। यह कितना शॉकिंग है कि 7 मिलियन क्यूबिक फीट हाइड्रोजन गैस से भरे होने के बावजूद हिंडनबर्ग में स्मोकिंग लाउंज की सुविधा उपलब्ध थी। यात्री ज़ेपेलिन पर माचिस और व्यक्तिगत लाइटर नहीं ला सकते थे, लेकिन वे जहाज पर सिगरेट और क्यूबा के सिगार खरीद सकते थे। एक अटेंडेंट ने यात्रियों और चालक दल को डबल डोर एयरलॉक के माध्यम से स्मोकिंग करने वालों के लाउंज में प्रवेश कराया, जिसमें एक ही इलेक्ट्रिक लाइटर था, और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी जलती हुई सिगरेट या पाइप लेकर ना जाए। हिंडनबर्ग ने पहली बार नाजी प्रचार मिशन पर उड़ान भरी थी। हालांकि हिंडनबर्ग का निर्माण तीसरे राइख के सत्ता में आने से पहले ही हो चुका था, लेकिन नाजी शासन के सदस्य इसे जर्मन शक्ति के प्रतीक रूप में देखते थे। नाजी प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स ने राइनलैंड पर फिर से कब्जा करने की पुष्टि करने वाले जनमत संग्रह के लिए समर्थन जुटाने के लिए ग्राफ ज़ेपेलिन के साथ जर्मनी के संयुक्त 4100 मील के हवाई दौरे के हिस्से के रूप में मार्च 1936 में हिंडनबर्ग को अपनी पहली सार्वजनिक उड़ान भरने का आदेश दिया। 4 दिनों तक एयरप्लेन ने विशेष रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर से देशभक्ति की धुनें और हिटलर के पक्ष में घोषणाएं की, और प्रचार पंपलेट और नाजी झंडों के साथ छोटे पैराशूट जर्मन शहरों पर गिराए गए। बाद में 1936 में हिंडनबर्ग ने अपने किनारे पर ओलंपिक रिंग्स लगाए और अपने पीछे एक बड़ा ओलंपिक झंडा लहराते हुए बर्लिन में ग्रीष्मकालीन खेलों के उद्घाटन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। ये हवाई पोत, जिसके पंखों पर नाजी चिन्ह अंकित था, नाजी शक्ति का ऐसा प्रतीक था कि इसे लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने लंदन और पेरिस को मुख्य लक्ष्य बनाकर हवाई बमबारी अभियान चलाने के लिए ज़ेपेलिन का इस्तेमाल किया। हालांकि ये हमले बाद में एयरप्लेन्स द्वारा किए गए बमबारी हमलों की तुलना में विशेष रूप से
विनाशकारी नहीं थे, लेकिन वे डर पैदा करने में काफ़ी प्रभावी थे। जेपलिन बिना किसी चेतावनी के प्रकट होते थे, आसमान में मंडराते थे, जबकि घबराए हुए नागरिक छिपने के लिए भागते थे। 1936 में हिंडनबर्ग ने ट्रांस अटलांटिक सेवा शुरू की। अपने संचालन के पहले वर्ष में इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जर्मनी के बीच 10 चक्कर और जर्मनी और ब्राज़ील के बीच 7 चक्कर लगाकर सैकड़ों यात्रियों को समुद्र पार पहुंचाया। एयरशिप की फैब्रिक स्किन को एल्यूमिनियम पाउडर वाले पेंट से ढका गया था, जिससे यह चांदी जैसा दिखाई देता था। इसके टेल फिन पर नाजी शासन के चिन्ह बने हुए थे। हिंडनबर्ग की अंतिम उड़ान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी तक की थी। ये 3 मई 1937 को फ्रैंकफर्ट से रवाना हुई और इसे 6 मई को लेखस नेवल एयर स्टेशन पर उतरना था। इस यात्रा में 97 लोग सवार थे, जिसमें 36 यात्री और 61 चालक दल के सदस्य शामिल थे। यात्रियों में कई प्रमुख बिजनेसमैन, पत्रकार और प्रसिद्ध हस्तियां शामिल थे। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरते हुए हिंडनबर्ग ने 72 घंटे में 4000 मील की दूरी तय की थी। इस यात्रा के दौरान एयरशिप ने उत्तरी अमेरिका के विभिन्न शहरों और कस्बों के ऊपर से उड़ान भरी, जिससे नीचे के लोग इस विशाल एयरप्लेन को देखते चकित हो गए थे। एयरशिप का संचालन कुशल और अनुभवी चालक दल द्वारा किया जा रहा था। लेखस नेवल एयर स्टेशन पर 6 मई 1937 को जब हिंडनबर्ग न्यू जर्सी के तट पर पहुंची तो मौसम खराब था। तेज़ हवा और आंधी की स्थिति थी, जिससे एयरशिप के उतरने में देरी हो रही थी। जब मौसम ठीक हुआ तो लैंडिंग की इजाज़त मिली और हिंडनबर्ग एयरशिप न्यू जर्सी की लैंडिंग साइट की ओर बढ़ चला। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि हवा का रुख हिंडनबर्ग एयरशिप के खिलाफ होने लगा। ऐसे में 2 रास्ते थे। पहला ये कि हवा के रुख के साथ धीरे धीरे लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे लैंडिंग में और ज़्यादा देरी हो जाती। वहीं कैप्टन ने दूसरा तरीका चुना और एक तगड़ा मोड़ लेते हुए हवा के रुख के खिलाफ लैंडिंग साइट पर पहुंचने का फैसला किया। लेखस नेवल एयर स्टेशन पर ग्राउंड क्रू और मीडिया कर्मियों का एक बड़ा समूह एयरशिप के आगमन का इंतजार कर रहा था। सभी लोग इंजीनियरिंग के अनूठे और बेजोड़ कारनामे को नज़दीक से देखने के लिए एक्साइटेड थे। ऐसा कहा जाता है कि इस शार्प मोड़ के लेने के चलते एयरशिप के पिछले हिस्से के कुछ स्टील के तार टूट गए, जिससे गैस चैम्बर को नुकसान पहुंचा। इससे गैस लीक होने लगी। लैंडिंग साइट तक पहुंचने से कुछ दूर पहले एयरशिप का पिछला हिस्सा नीचे झुकने लगा, जबकि लैंडिंग के समय एयरशिप को बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए पायलट ने पिछले हिस्से से 3 बार पानी गिराने का ऑर्डर दिया। साथ ही सारे क्रू मेंबर्स को एयरशिप में आगे की ओर जाने को कहा। जब एयरशिप को लैंड कराया जाता था तो कुछ रस्सियां नीचे फेंकी जाती थीं। इन रस्सियों से एयरशिप को नीचे खींचा जाता था। उस समय भी रस्सियों के सहारे एयरशिप को नीचे खींचा जा रहा था, लेकिन तभी एयरशिप के पिछले हिस्से में आग लग गई और एक झटके में एयरशिप आग का गोला बन गया। कहा जाता है कि तूफान में बिजली कड़कने से एयरशिप का बाहरी हिस्सा और अंदर के ढांचे के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो गया था। इससे आग लग गई। जब आग लगी तो कई लोग डर के चलते खिड़कियां तोड़कर कूद गए थे। इस हादसे ने 30 से 35 सेकंड में ही 36 लोगों की जान ले ली। हिंडनबर्ग आपदा में जीवित बचे लोगों की संख्या पीड़ित से कहीं अधिक थी। 97 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 62 बच गए। इस आपदा में 36 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 13 यात्री, 22 चालक दल के सदस्य और जमीन पर मौजूद एक कर्मचारी शामिल थे। कई बचे हुए लोग जेपलिन की खिड़कियों से कूद गए। कहते हैं कि हाइड्रोजन से भरी हुई एयरशिप के अंदर आग बहुत तेजी से फैली थी, जिससे कई लोग जलकर मर गए, जबकि कुछ लोग जलते हुए मलबे से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। जमीन पर मौजूद एक ग्राउंड क्रू सदस्य की भी मौत हो गई थी। घायल और झुलसे हुए लोगों को तुरंत स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी रही। इस हादसे में जिंदा बचे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कई खौफनाक अनुभवों को साझा किया। उनमें से कई लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने जलती हुई एयरशिप से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि अन्य लोग धुएं और आग की लपटों के बीच फंसे रहे। हिंडनबर्ग के डिजाइनर ह्यूगो एक्नर ने हीलियम, एक नॉन फ्लेमेबल लिफ्टिंग गैस का उपयोग करने की कोशिश की थी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका हीलियम की विश्व आपूर्ति पर एकाधिकार था, उसे डर था कि अन्य देश मिलिट्री पर्पज़ के लिए गैस का प्रयोग करेंगे, इसलिए उसने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, हिंडनबर्ग आपदा का रेडियो पर सीधा प्रसारण नहीं किया गया था। मॉरिसन शिकागो में WLS के लिए हिंडनबर्ग के आगमन को रिकॉर्ड करने के लिए घटनास्थल पर थे, लेकिन वे लाइव प्रसारण नहीं कर रहे थे। ये दर्दनाक कहानी उस रात बाद में शिकागो में सुनाई गई।
अगले दिन इसे पूरे देश में प्रसारित किया गया। उनकी ऑडियो रिपोर्ट की हिंडनबर्ग आपदा के बाद की कवरेज में अलग अलग न्यूज रील वीडियो के साथ सिंक किया गया। इस हादसे को लाइव रेडियो पर कवर कर रहे हर्ब मॉरिसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, ओह द ह्यूमैनिटी। ये शब्द इस भयानक त्रासदी की भयावहता को व्यक्त करते हैं। मॉरिसन की रिपोर्टिंग उस समय के मीडिया इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। उन्होंने इस हादसे को अपने शब्दों में कैद किया, जो आज भी सुनने वालों को झकझोर कर रख देता है। दोस्तों, ज़ेपेलिन ने अटलांटिक के पार हवाई डाक सेवा की शुरुआत की थी और हिंडनबर्ग ने अपनी अंतिम यात्रा में लगभग 17,000 पत्र व्यवहार किए। आश्चर्यजनक रूप से एक सेफ कंटेनर में स्टोर 176 पत्र दुर्घटना से बच गए और दुर्घटना के 4 दिन बाद डाक टिकट लगा दिया गया और जहाज पर ले जाए गए। दर्जनों पत्र फाइनली पोस्ट कर दिए गए थे। ये लेटर जल गए हैं, लेकिन अभी भी पढ़े जा सकते हैं और दुनिया की सबसे मूल्यवान डाक टिकट संबंधित कलाकृतियों में से एक है। हिंडनबर्ग आपदा के तुरंत बाद इस दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। उस समय कई थ्योरी सामने आई, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि ये हादसा कैसे हुआ। हालांकि सबसे प्रचलित थ्योरी ये थी कि हाइड्रोजन की अत्यधिक ज्वलनशीलता के कारण ये विस्फोट हुआ। एक और थ्योरी के अनुसार जब एयरशिप ने मोरिंग लाइंस को जमीन पर फेंका तो उनमें एस्थेटिक बिजली उत्पन्न हुई, जिसने हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित कर दिया। ये थ्योरी इस तथ्य पर आधारित थी कि हवा में मौजूद नमी और एयरशिप के कपड़े पर लगे एल्यूमिनियम कोटिंग के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न हो सकता था, जो बाद में विस्फोट का कारण बना। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि हिंडनबर्ग को जर्मनी से निकलते समय तोड़फोड़ का शिकार बनाया गया था। ये थ्योरी नाजी शासन के विरोधियों द्वारा किए गए संभावित हमले के विचार पर आधारित थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जांचकर्ताओं ने जल्द ही इस संभावना को खारिज कर दिया कि इसमें कोई गड़बड़ी थी। हिंडनबर्ग आपदा के बाद ज़ेपेलिन की उड़ानें तुरंत समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन 1930 के दशक के अंत तक यात्री एयरप्लेन्स की स्पीड, रिलायबिलिटी और ऑपरेटिंग लागत में बहुत सुधार हुआ था। जैसे जैसे एयरप्लेन तेज़ी से लोकप्रिय और सुरक्षित होते गए, वैसे वैसे एयरशिप्स का प्रचलन तेज़ी से कम होता गया और एक समय बाद इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जय हिंद, जय भारत।